तो स्वागत है आपका यूपीएससी क्लासेस में। मैं हूं हिमांशु पांडे और आज हमारा है क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर 18। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था कोपन स्कीम। इसमें हम देख रहे थे अपना ए क्लाइमेटिक जोन जो कि था ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स। तो उसमें मैंने जो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 3 टाइप के ट्रॉपिकल ग्रुप हमने पढ़ने थे। तो एएफ था, यानी स्मॉल एफ का मतलब था फुल ईयर रेन, यानी ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। आज हम लोग देखेंगे एएम और एडब्ल्यू। एएफ कंप्लीट हो गया है, अब हम देखते हैं एएम। तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, यानी ये हमारा इंडिया का पिक्चर है। तो यहाँ पे मानसून यानी कि सीजनल रिवर्सल होता है विंड्स का, तो इसको हम बोलते हैं एएम। ए का मतलब ट्रॉपिकल, एम का मतलब है मानसून। तो इसमें हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्लाइमेट जोन, क्लाइमेट कैसा है यानी कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन वगैरह, और पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी इन मानसून क्लाइमेट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसा हुआ है मानसून लैंड पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कहाँ पे हमारा होता है 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर। तो ये हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे तो 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। अभी हमारा जो ट्रॉपिकल मानसून, केवल आपको ये देखना है जो इंडिया में ये वाला शेडिंग है, ये हमारा ट्रॉपिकल मानसून एरिया है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे ये हमारा ट्रॉपिकल मानसून देखने को मिलता है। और बाकी आपको जो ये डार्क ब्राउन दिख रहा है ये हमारा ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। तो अभी हमारा मेन फोकस है ट्रॉपिकल मानसून यानी कि इंडिया वाले क्लाइमेट पे। तो टेम्परेचर अभी हम क्लाइमेट में देखते हैं। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। तो मंथली मीन टेम्परेचर अबव 18 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम मंथली मीन टेम्परेचर देखें तो 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है। टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री सेल्सियस इन समर, जिसको हमको अच्छे से अंदाजा है कि 30 से 45 डिग्री सेल्सियस समर रहता है। मीन समर टेम्परेचर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। इन विंटर्स टेम्परेचर रेंज, तो विंटर्स में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है और मीन टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। आपको इतने टेम्परेचर रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। प्रेसिपिटेशन, तो एनुअल जो मीन रेनफॉल रहेगा वो 200 से 250 सेंटीमीटर रहेगा और कुछ रीजन में 350 तक जाता है। हमने इक्वेटोरियल रीजन में देखा था कि 300 तक मैक्सिमम मान रहे थे, तो यहाँ पे हम देखते हैं 350 तक चला जाता है कुछ रीजन में। प्लेसेस जैसे कि हैं चेरापूंजी, मासिनराम, इनको जो एनुअल रेनफॉल रिसीव होता है वो 1000 सेंटीमीटर तक रिसीव होता है। अब हम सीजन्स की बात करें तो कूल ड्राई सीजन जो रहेगा हमारा अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। इसके बाद हॉट ड्राई सीजन रहेगा मार्च से लेकर मिड जून तक। इसके बाद रेनी सीजन रहेगा मिड जून से सितंबर तक, और रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटता हुआ मानसून जो जाएगा वो आफ्टर मिड सितंबर। अभी हम देखते हैं ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट कैसे है। आउटसाइड द मानसून जोन, यानी कि जो हमारा मानसून जोन रहेगा उसके बाहर क्लाइमेट इज मॉडिफाइड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑनशोर ट्रेड विंड्स। जो ऑनशोर ट्रेड विंड्स रहेंगी यानी कि वाटर बॉडीज से लैंड की तरफ जो हमारी ट्रेड विंड्स आएंगी, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हमारी रहती हैं ट्रॉपिकल जोन में, है ना। ये हमारी इक्वेटर है, तो यहाँ से ये ट्रेड विंड्स जो आएंगी ये अगर वाटर बॉडी से होते हुए आएंगी तो कंट्रीज में जो भी लैंड पड़ेगी वहाँ पे बारिश लाएंगी। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, है ना। सच ए क्लाइमेट हैज ए मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल रहेगा। सच ए क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस इन सेंट्रल अमेरिका की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज की बात करते हैं। बाकी जब मैं आपको मैप वगैरह पढ़ाऊंगा, मैप की भी सीरीज चालू करूंगा, तो आपको सारे कंट्रीज के मैप वगैरह आपको रट जाएंगे। तो सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज, नॉर्थ ईस्टर्न, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, यानी फिलीपींस हमारे साउथ ईस्ट में पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर, द ग्वेना कोस्ट एंड ईस्टर्न ब्राज़ील, ये सब हमारे एरिया पड़ेंगे जो मैंने आपको उस फिगर में दिखाया था। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये हमारा सेंट्रल अमेरिका है ना। ये हमारा ईस्टर्न ब्राज़ील हो गया, ये मेडागास्कर हो गया, ये हमारा साउथ ईस्ट अफ्रीका हो गया, यहाँ पर ये हमारा फिलीपीन हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट हो गया। द रेनफॉल इज बोथ ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब है कि अगर माउंटेन आ गया बीच में और यहाँ से अगर विंड आ रही है ह्यूमिडिटी के साथ यानी मॉइस्ट विंड,
तो यहाँ पर रेनफॉल करा देगी, यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर रेनफॉल हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ रेनफॉल नहीं होगी। इसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते थे, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो रेनफॉल इज बोथ ओरोग्राफिक वेयर द मॉइस्ट ट्रेट्स मीट अपलैंड मासेस एज इन ईस्टर्न ब्राजील एंड कन्वेक्शनल ड्यू टू इंटेंस हीटिंग। तो कन्वेक्शनल भी होगी क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में मैंने आपको बताया कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होती है कि जब सूर्य की एनर्जी के कारण क्लाउड फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल होगी। और जैसे हम ईस्टर्न ब्राज़ील की बात करते हैं, जैसे ये अमेरिका है, यहाँ पे ब्राज़ील है, तो यहाँ पे अगर अपलैंड मिला, माउंटेन या प्लेटोज का अपलैंड मिला, तो यहाँ से जो विंड आएगी यहाँ टकरा के यहाँ पे तो बारिश कराएगी, लेकिन दूसरी तरफ नहीं कराएगी। तो ये हमारी ओरोग्राफिक रेनफॉल भी यहाँ पे होगी। इट्स टेंडेंसी टुवर्ड्स ए समर मैक्सिमम। तो जो रेनफॉल होगी वो समर में मैक्सिमम होगी विदाउट एनी डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड, है ना। कोई डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड नहीं रहेगा, हर महीने बारिश होगी, लेकिन समर में मैक्सिमम रहेगी। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट की। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट तो हमने देख लिया, वो इंडिया की बात हम कर रहे थे, है ना। बाकी जो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट रहेगा हमारा, इसमें डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड नहीं रहेगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल रहेगी ऑल ईयर लॉन्ग। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट। तो अभी हमने जो देखा ट्रॉपिकल मरीन फॉरेस्ट, वो मानसून के साथ ही हमने पढ़ा है, उसको हम अलग से कोई क्लाइमेट जोन नहीं मान रहे हैं। तो ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट की हम बात करें तो चूंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड रहता है, इसलिए ड्रॉट रेजिस्टेंस या ड्रॉट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलते हैं, यानी जो अपनी पत्तियां गिरा देंगे जब पानी की कमी होगी। तो ड्राई फॉरेस्ट भी कहते हैं, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट भी कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी कहते हैं, है ना। डेसिडुअस का मतलब है पर्णपाती। जब ड्राई सीजन आएगा तो ये अपनी पत्तियां गिरा देंगे, क्योंकि पत्तियों का काम है कि ट्रांसपिरेशन करना, है ना। ये आपको नीचे देखने को मिलेगा, तो ट्रांसपिरेशन के कारण ये पत्तियां क्या है, पानी को निकाल देती हैं, इसलिए वो अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, जिससे कि जो समर है उसको टॉलरेट कर पाएँ, या ड्राई सीजन है जो उसको टॉलरेट कर पाएँ। द फॉरेस्ट आर मोर ओपन एंड लेस लग्जरियंट। तो बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं होगी पेड़ों, है ना, सूखे साखे से, मतलब बहुत ज़्यादा इक्वेटोरियल जंगल जैसे नहीं होंगे, और फ्यूअर स्पीसीज होंगी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन या वेराइटीज़ नहीं होंगी। जहाँ पे रेनफॉल हैवी होगा, जैसे साउदर्न बर्मा, पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, कोस्टल रीजन्स विद ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, तो वहाँ पे लग्जरियंट वेजिटेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हमको पढ़नी थी। हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, क्लाइमेट देख लिया, अभी हम देखते हैं पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी इन मानसून क्लाइमेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मानसून क्लाइमेट रीजन सपोर्ट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि हमें पता है इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। बिकम लेवल्स इनकम लेवल्स आर लो एज मोस्ट ऑफ दीज रीजन्स आर स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलपिंग रीजन्स है, इसलिए इनकम भी कम रहती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग ये क्या होती है कि मतलब कि जितना उगाते हैं वो अपने लिए ही रख लेते हैं, यानी सबसिस्टेंस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, कि जो उगा रहे हैं वो अपने खाने के लिए ही उगा रहे हैं। तो ये इनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है यहाँ के किसान वगैरह का। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आज भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलती है, एक जगह जलाते हैं फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो ये हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। और मेजर क्रॉप्स क्या क्या रहती हैं, जैसे राइस, शुगर, कॉटन, जूट, है ना, मसाले, स्पाइसेस वगैरह। और कैटल और सीप रेयरिंग है, वो भी डोमेस्टिकली और कॉमर्शियली की जाती है इन एरियाज़ में। लंबरिंग यानी कि जो फर्नीचर वगैरह के लिए लकड़ी का जो हमारा धंधा है वो कैसे रहता है इस एरियाज़ में। तो ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज, तो जैसे हमने देखा था जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट थे वहाँ पे तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, क्योंकि वहाँ पे प्योर स्टैंड में पेड़ नहीं उगते थे, है ना। लेकिन जो डेसिडुअस ट्रीज हैं इसमें बर्मा जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है ना। 3/4 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन इज मोस्ट साउट आफ्टर, है ना। 3/4 प्रोडक्शन वर्ल्ड का वो बर्मा से ही हो रहा है ना। इट इज़ वैल्यूएबल ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी टू श्रिंकेज, फंगस अटैक, इंसेक्ट। ये सब क्वालिटीज़ यहाँ के ट्रीज में देखने को मिलती हैं। कौन से ट्रीज मैन है? नीम, बनियान या बरगद ट्री, मैंगो, टीक, साल, अकेसिया और यूकलिप्टस, ये ट्रीज यहाँ पे मैन है। फिर हम देखते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन मानसूनल लैंड। तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे है वो तो हमने देखा लंबरिंग इंडस्ट्रीज़ का। अभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हम देखते हैं। मच ऑफ द मानसून फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर टू सपोर्ट द वेरी डेंस पॉपुलेशन। इतनी डेंस पॉपुलेशन है इसलिए ज़्यादातर जो ज़मीन है फॉरेस्ट की क्लियर कर दी गई एग्रीकल्चर के लिए। फार्म्स आर स्मॉल एंड द पीपल आर फॉर एवर लैंड हंग्री, है ना। छोटे छोटे खेत हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो लैंड है वो कम पड़ने लगी है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से यानी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए लैंड की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी है।
फार्मिंग इज द डोमिनेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न ब्राज़ील एंड वेस्ट इंडीज, इन सब का ये चीफ ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग। क्रॉप्स क्या क्या मिलती हैं, राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल मतलब जो रोजमर्रा में हम जो अनाज खाते हैं उसको स्टेपल क्रॉप बोलते हैं। तो राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप। इरिगेशन वाटर फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स, डैम्स और वेल्स इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अदर फूड क्रॉप्स जैसे कि मेज, मिलेट, सोरगम, वीट, ग्राम, बीन्स, ये सब यहाँ पे सब्सिडरी इंपॉर्टेंस की हैं ना, ये भी होती हैं। हम देखते हैं लोलैंड कैश क्रॉप्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन द कैटेगरी इज कैन शुगर। तो एक ये कैन शुगर यानी कि गन्ने की जो शुगर रहती है, ये एक यहाँ की इंपॉर्टेंट क्रॉप है। एज मच एज 2/3 ऑफ वर्ल्ड शुगर प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम ट्रॉपिकल कंट्री, जैसे ब्राज़ील हो गया या इंडिया हो गया, तो 2/3 हिस्सा तो वर्ल्ड की शुगर प्रोडक्शन का ट्रॉपिकल कंट्रीज से ही आता है। सम ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, इंडिया, जावा, फार्मोसा, क्यूबा, जमैका, त्रिनिदाद, बारबाडोस, ये सब हमारे मेजर प्रोड्यूसर हैं शुगर के। जूट जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है इंडिया और बांग्लादेश में, वहाँ मेन प्रोडक्शन जूट का होता है। अदर क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन, तो कॉटन भी एक मेजर कॉमर्शियल क्रॉप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। हाईलैंड प्लांटेशन क्रॉप यानी कि अपलैंड एरियाज में, यानी ऊंचाई पे हम क्या क्या उगाते हैं, तो मेन है जो तो कॉलोनाइजेशन, यानी जो हमारा कॉलोनाइजेशन हुआ यूरोपियंस के कारण, अंग्रेज वगैरह के कारण, तो न्यू फॉर्म ऑफ कल्टिवेटेड लैंडस्केप इन द कूलर मानसूनल हाईलैंड। तो नई एक कल्टिवेशन हुआ, वो किस चीज़ का हुआ, टी एंड कॉफ़ी का, ये आपको पता होगा। तो टी एंड कॉफ़ी हमारा एक चीफ क्रॉप बन गया। कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी ओरिजिनेटेड इन इथियोपिया एंड अरेबिया। अरब और इथियोपिया में ये कॉफ़ी का ओरिजिनेशन हुआ था। बट ब्राज़ील अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, तो आधी तो ब्राज़ील में ही होती है वर्ल्ड की। इट इज़ मेनली ग्रोन ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ ब्राज़ीलियन प्लेटो। तो ब्राज़ील का जो प्लेटो है वहाँ ईस्टर्न साइड पे ये ग्रो होती है। द क्रॉप इज आल्सो कल्टिवेटेड ऑन द हाईलैंड स्लोप इन द सेंट्रल अमेरिकन स्टेट, इंडिया एंड ईस्टर्न जावा। टी की बात करते हैं, टी का ओरिजिनेशन कहाँ हुआ, चाइना में। इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, है ना, 15 डिग्री सेल्सियस के अबाउट टेम्परेचर चाहिए इसको। हैवी रेनफॉल चाहिए 150 सेंटीमीटर के लगभग, हैवी का मतलब ये नहीं 1000 सेंटीमीटर के लगभग, तो 150 सेंटीमीटर के लगभग रेनफॉल चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है वेल ड्रेन्ड हाईलैंड स्लोप। वेल ड्रेन्ड का मतलब है कि पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी तुरंत निकल जाना चाहिए, इसीलिए हाईलैंड, जैसे ये माउंटेन है तो यहाँ पे पानी रुकेगा भी नहीं, निकल जाएगा, पानी बरसता भी रहेगा, है ना, तो ऐसा एरिया चाहिए। तो इट थ्राइव्स वेल इन ट्रॉपिकल मानसून जोन। तो ट्रॉपिकल मानसून जोन जो है वहाँ पे ये अच्छे से हो पाता है। द बेस्ट रीजन आर दस दी हिमालयन फुटहिल। हिमालयन फुटहिल हैं जो वहाँ पे इंडिया के, या बांग्लादेश में सेंट्रल हाईलैंड ऑफ श्रीलंका, वेस्टर्न जावा, यहाँ पे ये इनको अच्छी कंडीशन मिल जाती है जिनका हमने जिक्र किया, तो टी वहाँ पे होती है। अभी हम देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो मैंने आपको बताया शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में ये आ जाते हैं, तो ये नाम आप देख लीजिएगा कि मलेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती को उनकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लेकिंग। वर्मा में कहते हैं तोंगिया, थाईलैंड में तमराई, फिलीपींस की बात करें तो कैगिन। तो अजीब अजीब से नाम है, ये आपको रटने पड़ेंगे। जावा, हुमा, श्रीलंका, शेना, अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका मिल्पा, और नॉर्थ ईस्ट में ही बस आपको पता होगा झूम खेती बोलते हैं। तो हमारे 3 टाइप में अभी हम AF कंप्लीट कर लिए, AM कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं AW यानी कि ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, जिसको हम बोलते हैं सवाना और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो ये आप देख सकते हैं, AW का मतलब मैंने बताया, A का मतलब है ट्रॉपिकल और W स्मॉल का मतलब है ड्राई विंटर। तो ये इस टाइप का काफ़ी ज़्यादा आपको जानवर भी देखने को मिलेंगे। पेड़ आपको देखिए, ये ट्रंक जो है इसका तना कितना मोटा है ना, और झाड़ी टाइप का है और काफ़ी स्पार्स है, पेड़ यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। तो आप ये फिगर या इमेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सवाना में कैसे मैदान होने वाले हैं। यानी कि जो झाड़ियाँ ये ऐसी भी नहीं दिख रही हैं कि बहुत न्यूट्रिशियस हो जानवरों के खाने के लिए, है ना, जो कि हमारा अंतर रहेगा स्टेपे की जब बात करेंगे। जब हम बी जोन में पहुँचेंगे और जब हम स्टेपे की बात करेंगे यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि वहाँ पे जो घास है काफ़ी न्यूट्रिशियस है, काफ़ी ग्रीन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सवाना क्लाइमेट हैज़ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो वहाँ पे अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन रहेगा, यानी कभी पानी बरसेगा कभी सूखा रहेगा। देयर इज नो डिस्टिंक्ट रेनी सीजन, है ना, कोई डिस्टिंक्ट रेनी सीजन नहीं रहेगा। कहने का मतलब है
जैसे मानसून क्लाइमेट है वहाँ पे एक डिस्टिंक्ट रेनी सीजन भी रहता है, लेकिन सवाना क्लाइमेट की हम बात करेंगे तो वेट सीजन रहेगा, ड्राई सीजन रहेगा, अल्टरनेटली रहेगा, है ना। रेन्स अकर इन वार्म समर मंथ, तो रेन जो होगी वो समर मंथ में होगी, है ना। जब हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे समर में नहीं जबकि विंटर में रेन होती है। तो अभी सवाना की बात कर रहे हैं, यानी ट्रॉपिकल रीजन के जो घास के मैदान है। तो रेन्स अकर इन वार्म समर मंथ, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आर कॉमन, है ना, बाढ़ भी आएगी, सूखा भी पड़ेगा, सब कुछ होगा। वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मानसूनल क्लाइमेट रीजन्स। तो ये फिगर हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सवाना क्लाइमेट। तो ये हमारा सवाना है। यहाँ पे हमने सेलवास पढ़ा था, आपको याद होगा, इक्वेटर के आसपास। तो उसके ऊपर देखेंगे तो ये लानोस है जो सवाना घास का मैदान है, और ये कंपोस है ना। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं, ये सेलवास था हमारा जो इक्वेटोरियल अमेजन का जंगल हमने पढ़ा था। तो सेलवास, उसके ऊपर लानोस और नीचे कंपोस। और ये हमारा यहाँ हमने पढ़ा था अपना इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अब इसके बाहर देखेंगे, आप सीधा सा ये सोच सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी यहाँ गिर रहा है या ह्यूमिडिटी है या रेनफॉल है, तो जब हम थोड़ा ऊपर जाएंगे या थोड़ा नीचे जाएंगे तो उतना कम होता जाएगा रेनफॉल। तो अगर यहाँ पे जंगल है तो वहाँ पे घास के मैदान आएंगे, उसके और इधर उधर होंगे तो डेजर्ट मिलेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि जो घास के मैदान है इसके ऊपर यहाँ पे डेजर्ट मिलेगा। तो ये तो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशनल जोन है। जैसे जैसे रेन कम होगी, टेम्परेचर वेरिएशन होगा, तो हमको ये वेजिटेशन का वैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अभी आपको धीरे से समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो इक्वेटोरियल रीजन के इधर उधर हम देखेंगे तो घास के मैदान दिखेंगे, और जो ट्रीज दिखेंगे काफ़ी स्पार्स दिखेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं दिखेंगे। तो ये कानो और सेलवरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लानोस कंपोस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ रीजन में ये हमारे सवाना घास के मैदान देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये हमारा सूडान है, सूडान के एरिया में ये ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हम इसको सूडान क्लाइमेट भी कहते हैं, है ना। तो आप कहीं अगर वर्ड आपको देखने को मिल जाए कि सूडान क्लाइमेट, तो वो बात हम इसी की कर रहे होते हैं, है ना। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं अफ्रीकन सवाना, साउथ अमेरिकन सवाना, ऑस्ट्रेलियन सवाना और इंडियन सवाना। तो अफ्रीकन सवाना की हम बात करते हैं तो सूडान और साउथवर्ड जाते हैं, तो ईस्ट अफ्रीका और साउदर्न अफ्रीका नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये सब आप देख सकते हैं। लानोस ऑफ ओरिनोको नदी रहती है वहाँ पे, तो लानोस ऑफ द ओरिनोको बेसिन एंड द कंपोस ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड। साउथ अमेरिकन के हमने देख लिए। ऑस्ट्रेलियन सवाना की बात करें तो वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमको ऑस्ट्रेलियन सवाना देखने को मिलेंगे। इंडियन सवाना की बात करें तो नॉर्दर्न कर्नाटका, साउदर्न महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो आप देख सकते हैं कि रीजन हमारा जो ये इस लैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं तो उसी के पास हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सवाना क्लाइमेट की हमारी क्या खासियत रहेगी, तो रेनफॉल देखते हैं। तो लेस एनुअल रेनफॉल रहेगा क्योंकि अभी हम इक्वेटोरियल रीजन पे तो है नहीं, तो 80 से 160 सेंटीमीटर हमारा रेनफॉल है। रेनफॉल डिक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से दूर जाएंगे रेनफॉल घटेगा, सीधी सी बात है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द रेनी सीजन बिगिंस इन मई एंड लास्ट टिल सितंबर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेंगे तो मई से सितंबर तक रेनफॉल रहेगा, और साउदर्न में रहेंगे तो रेनी सीजन अक्टूबर से मार्च के बीच में रहेगा। टेम्परेचर की बात करेंगे तो मीन एनुअल टेम्परेचर जो होगा वो ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो कि ट्रॉपिकल जैसा ही है। द मंथली टेम्परेचर हॉवर्स बिटवीन 20 to 32 डिग्री सेल्सियस। तो 20 से 32 के बीच में मंथली टेम्परेचर घूमते रहेगा। विंड्स जो रहेंगी तो प्रिवेलिंग विंड्स ऑफ द रीजन आर द ट्रेड विंड्स, जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं हमारी वो प्रिवेलिंग विंड्स रहेंगी, विच ब्रिंग रेन टू द कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरियाज पे यहाँ से पानी बरसेगा। दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द समर, समर में स्ट्रॉन्गेस्ट रहेंगी, क्यों, क्योंकि फेवरेबल पोजीशन है ITCZ की। ITCZ जो समर में हमारा ऊपर की तरफ जाएगा उस समय ये स्ट्रॉन्गेस्ट रहेंगी, बट आर रिलेटिवली ड्राई बाय द टाइम दे रीच द कंटिनेंटल इंटीरियर। लेकिन कंटिनेंट के अंदर आते आते ये ड्राई हो जाती हैं। मान लो यहाँ से ट्रेड विंड आ रही है ओशन बॉडी से मॉइस्चर लेके, लेकिन कंटिनेंट के अंदर तक पहुँचते पहुँचते ड्राई हो जाती है। इसलिए बात हम कर रहे हैं कि जो कोस्टल एरियाज़ होंगे, हमने बोला कोस्टल एरियाज़ में ये काफ़ी ज़्यादा रेन लाएंगी, लेकिन अंदर जाते जाते ये ड्राई हो जाती हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ सवाना क्लाइमेट, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ट्रीज़ हैं। फिर ड्वार्फ अकेसिया, मतलब ये झाड़ी टाइप के, अकेसिया बोलते हैं इनको हम। स्क्रब सवाना, है ना, ये झाड़ियाँ। और डेजर्ट प्लांट्स जो डेजर्ट्स में होते हैं, जैसे हमारे जीरोफाइटिक उस टाइप के भी मिलते हैं। जैसे जैसे रेन कम होती जाएगी वैसे वैसे हमको
उस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो सवाना लैंडस्केप इज टिपिफाइड बाई टॉल एंड कोर्स ग्रास, तो लंबी और मोटी घास मिलेगी जो कि उतनी न्यूट्रिशियस नहीं है ना, और ट्री छोटे छोटे मिलेंगे। एलिफेंट ग्रास 15-15 फीट तक की ऊंचाई की मिलती है ना, जो कि उतनी उपयोगी नहीं है जानवरों के लिए। द ग्रासलैंड्स आर आल्सो कॉल्ड बुश वेल्ड, तो इन ग्रासलैंड को बुश वेल्ड भी कहते हैं। ग्रासेस अपीयर ग्रीनिश एंड वेल नूरिश्ड इन द रेनी सीजन, तो जब रेनी सीजन आएगा तब ये ग्रास हरी होगी और अच्छे से नूरिशमेंट मिल पाएगा। ग्रास डाई डाउन इन द ड्राई सीजन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फॉरेस्ट फायर, तो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर भी होती रहती है। क्यों? क्योंकि ग्रास जो है वो जब ड्राई सीजन आता है सूख जाती है और उसमें आग लग जाती है। तो द ट्रीज आर डेसिडुअस, है ना, ट्रीज डेसिडुअस है, मतलब अपने पत्ते गिराते रहते हैं। सेटिंग देयर लीव्स इन द कूल ड्राई सीजन टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, जैसे अकेसिया के जो पेड़ होते हैं। ट्रीज यूजुअली हैव ब्रॉड ट्रंक्स, मैंने आपको एक फिगर दिखाया था, काफ़ी मोटे तने होते हैं, ऐसे ऐसे पेड़ रहेगा, काफ़ी मोटे तने रहेंगे, है ना, जिससे कि वो वाटर को स्टोर कर सकें टू सर्वाइव द प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट, जैसे सूखे को टॉलरेट कर पाएँ। एनिमल लाइफ कैसी रहेगी? काफ़ी रिच एनिमल डाइवर्सिटी रहेगी, मैंने आपको दिखाया था इमेज। हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जानवर रहेंगे, जेब्रा, एंटीलोप, डियर, एलिफेंट, एंटीलोप हिरन का एक टाइप है। कार्निवोरस एनिमल रहेंगे जो मांसाहारी, वो कौन कौन से हैं? लायन, टाइगर, लियोपार्ड, हाइना, पैंथर, जगुआर, जकाल, यानी जितने भी आप जानते हैं कार्निवोरस वो सभी हैं। स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड ममल्स इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल, एलिगेटर, जायंट लिजार्ड, ये सब आपको मिलेंगे। और लार्जर राइनोसेरस, हिप्पोपोटामस, ये सब मार्सी लेक्स और रिवर्स में देखने को मिलेंगे। सीजनल माइग्रेशन होगा एनिमल्स का। बिग गेम कंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग होती है लीगली भी और इलीगली भी, इसलिए इसको बिग गेम कंट्रीज भी बोलते हैं सवाना को। कुछ ट्राइब देखते हैं हम, जैसे मसाई ट्राइब है ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो में, आर पेस्टोरलिस्ट, यानी कि ये घूमते रहते हैं, है ना। और जो होजा हैं नॉर्दर्न नाइजीरिया के, वो क्या हैं? सेटल्ड कल्टीवेटर है, यानी एक जगह रह के वो कल्टीवेशन करते हैं। तो ये हमारे ईस्टर्न अफ्रीका के मसाई और होजा ट्राइब है। द कैटल केप्ट बाई द मसाई आर केप्ट इंटायरली फॉर द सप्लाई ऑफ मिल्क, यानी वो उसका मांस नहीं खाते हैं, जबकि केवल दूध के लिए कैटल को पालते हैं, जो मसाई ट्राइब है। और होजा ट्राइब है वो सेटल कल्टीवेटर, ये मैंने बता ही दिया। फार्मिंग, ड्रॉट्स आर लॉन्ग ड्यू टू अनरिलायबल रेनफॉल, ड्रॉट लंबी रहती है क्योंकि रेनफॉल है उसका डिस्टिंक्ट सीजन नहीं है, मैंने आपको बताया, अनरिलायबल रेनफॉल है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाया है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का। द सूडान क्लाइमेट विद डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई पीरियड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड डिटेरियोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी भी कम होती जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन टोरेंशियल डाउनपोर ऑफ हैवी रेन कॉज लीचिंग, क्योंकि जो मैंने आपको इक्वेटोरियल रीजन में भी बताया था कि टोरेंशियल डाउनपोर यानी कि बहुत हैवी रेनफॉल होने से जो लीचिंग हो जाती है सॉइल की, यानी उसमें उपस्थित जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनपीके यानी नाइट्रेट, फास्फेट और पोटास, वो लीच होकर नीचे चले जाते हैं और ऊपर हमारी इनफर्टाइल सॉइल बच रहती है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन क्या होता है? इंटेंस हीटिंग एंड इवापोरेशन ड्राई अप मोस्ट ऑफ द वाटर, है ना, वाटर पूरा इवापोरेट हो जाता है। मैनी सवाना एरिया देयरफॉर हैव पुअर लेटराइटिक सॉइल, तो जो खराब सॉइल होती है उसको हम बोलते हैं लेटराइटिक सॉइल। जब मैं सॉइल का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि आपको सारे सॉइल्स कैसे पता चल जाते हैं। तो पुअर लेटराइटिक सॉइल्स होती है जो क्योंकि लीच हो गई है, नीचे चली गए हैं सारे न्यूट्रिएंट्स, तो ये पुअर लेटराइटिक सॉइल्स हमारी बच रहती है, विच आर इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग गुड क्रॉप, तो अच्छी क्रॉप्स नहीं हो पाती हैं। तो क्या क्या क्रॉप्स होती हैं सवाना में? सेटलमेंट इन सेंट्रल अफ्रीका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्टर्न ब्राजील हैव शोन दैट सवानाज हैव इमेंस एग्रीकल्चर पोटेंशियल फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। किस किस का? कॉटन का, केन शुगर का, कॉफ़ी का, ऑयल पाम, ग्राउंडनट और ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ये सब का सवाना में क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। ट्रॉपिकल क्वींसलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, ट्रॉपिकल क्वींसलैंड डिस्पाइट इट्स स्कैरसिटी ऑफ लेबर फोर्स हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन डेवलपिंग द ह्यूज एम्प्टी लैंड। ट्रॉपिकल क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया का, लेबर फोर्स की कमी है लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है एग्रीकल्चर का। केन्या, युगांडा, तंजानिया, मलावी, ये सब जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं हैव ऑलरेडी टेकन टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन के क्षेत्र में अपना ज़्यादा इनका जोर है। इन वेस्ट अफ्रीका की बात करें अगर, तो कॉमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ ग्राउंडनट, ऑयल पाम, कोको, ये सब यहाँ पे सवाना लैंड्स में होते हैं। कूलर हाईलैंड की बात करें अगर, टेम्परेट क्रॉप्स हैव बीन सक्सेसफुली रेज्ड। कूलर हाईलैंड की मतलब है कि जो माउंटेनियस इलाका है या अपलैंड का इलाका है जहाँ पे ऊंचाई है थोड़ा, इससे वो कूलर रहते हैं, तो
तो वहाँ पे टेम्परेट क्रॉप्स जो कि टेम्परेट क्षेत्रों में होती हैं, कूलर क्षेत्रों में होती हैं, वो वाली क्रॉप भी यहाँ पे उगाई जा सकती हैं। तो बात करते हैं कैटल रियरिंग की। तो कैटल रियरिंग या कह सकते हैं पशु पालन। तो नेचुरल कैटल कंट्रीज हैं ये जो सवाना है, बट द क्वालिटी ऑफ ग्रास डजंट सपोर्ट लार्ज स्केल रैंचिंग। रैंचिंग मतलब पशुपालन या पशु को चराना, वो सब यहाँ पे नहीं सपोर्ट हो पाता है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे जो ग्रास है, मैंने आपको बताया न्यूट्रिशियस नहीं है, बहुत अच्छी नहीं होती है ड्राई सीजन में। टिपिकल टू ऑल ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, जो कि सारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में यही चीज़ है। ग्रासेस हेयर आर नो मैच टू न्यूट्रिशियस एंड सॉफ्ट ग्रास ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। जब हम स्टेप पे पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि वहाँ की घास काफ़ी अच्छी है, इसलिए टेम्परेट ग्रासलैंड ज़्यादा विकास हो पाता है, बजाय ये जो हम पढ़ रहे हैं सवाना या ट्रॉपिकल ड्राई और वेट क्लाइमेट में। द कैटल वेराइटीज आर आल्सो पुअर, इसलिए कैटल की वैरायटी भी पुअर होगी, क्योंकि उनको अच्छी घास नहीं मिलेगी, है ना, और जो दूध देते हैं वो भी कम देते हैं, उनकी यील्ड भी कम है। द एक्सपोर्ट ऑफ आइदर बीफ और मिल्क फ्रॉम द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज सो फार नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए बीफ वगैरह का और मिल्क का जो एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यू रीजन्स प्रोग्रेस्ड विद द अडाप्टेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के अडाप्टेशन से कुछ क्षेत्र अच्छे हो गए हैं, जैसे कि क्वींसलैंड की मैंने बात करी, ऑस्ट्रेलिया में वो लार्जेस्ट कैटल प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया है, बोथ मीट एंड मिल्क में, है ना। तो जो हमारे 3 टाइप के ट्रॉपिकल ग्रुप थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा AF, यानी कि जो हमारा मैन इक्वेटोरियल रीजन था, जिसको हमने बोला था ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, वो खत्म हुआ। उसके बाद हमने ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट जो इंडिया वाला पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ लिया अभी ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट या सवाना, है ना। तो आज का आपका लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ड्राई क्लाइमेट। तो लेक्चर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।